हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पॉलिसी के बारे में जो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करने वाली है। दैट इज एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एनईपी 2020 एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इस वीडियो में हम इसे सिंपल ट्रिक्स और इजी लैंग्वेज में समझेंगे ताकि आप इसे कभी ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो एनईपी 2020, अगर हम बात करें एनईपी 2020 ये क्या है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। कि एजुकेशन का फ्रेमवर्क कैसा होगा और कैसे कैसे कौन सी इम्प्लीमेंटेशंस की जाएगी एजुकेशन को बेहतर करने के लिए। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसे कहा गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019। ये क्या थी? ये एक ड्राफ्ट कमेटी आई जो एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट बनाने के लिए आई। इस कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ये कमेटी कब आई? ये 31 मई 2019 को बनाई गई। तो इसके चेयरमैन ने जो ड्राफ्ट बनाने वाली थी एजुकेशन पॉलिसी का, और डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो चेयरमैन थे, उन्होंने इसकी रिपोर्ट सबमिट की। जब रिपोर्ट सबमिट की गई तो उसके बाद ये रिपोर्ट कैसे अप्रूव हुई? तो ये इंडिया का जो यूनियन कैबिनेट है उसने 29 जुलाई 2020 को ये वाली रिपोर्ट अप्रूव की। यानी कि जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी, जो उसका ड्राफ्ट बनाया गया था, उसे अप्रूवमेंट कब मिली? उसे अप्रूव किया गया यूनियन कैबिनेट के द्वारा 29 जुलाई 2020 को। इसलिए इसे कहा गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एनईपी 2020 कहा गया। अब इस पॉलिसी ने किस पॉलिसी को रिप्लेस किया था? तो पहले जो एजुकेशन के लिए पॉलिसी थी हमारे देश में वो थी एनईपी 1986। इट रिप्लेसेस द एनईपी 1986। 1986 में जो पॉलिसी थी वो किस गवर्नमेंट के द्वारा थी? वो राजीव गांधी जी लेकर आए थे, राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा थी। अब इस पॉलिसी को रिप्लेस करके एनईपी 2020 लाई गई है एजुकेशन के फ्रेमवर्क के लिए। तो चलिए हम सबसे पहले इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि इस एजुकेशन पॉलिसी से पहले कौन कौन से पॉलिसीज या कमीशंस वगैरह आए थे एजुकेशन के लिए। तो एनईपी 2020 जैसे कि ये हमारे देश की अब थर्ड पॉलिसी है। इससे पहले क्या हिस्ट्री रही है? 1964 टू 66 में सबसे पहले कोठारी कमीशन आया जिसने बहुत ही रिकमेंडेशंस दी एजुकेशन की बेहतरी के लिए कि एजुकेशन में क्या क्या बदलाव होने चाहिए और क्या होना चाहिए। फिर 1968 में जो कोठारी कमीशन की कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाई गई थी उसके बेसिस पर न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर कौन थे तब? इंदिरा गांधी जी थी। तो 1968 में फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई और 1986 में सेकेंड एनईपी आई। तब कौन थे? राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे। राजीव गांधी की गवर्नमेंट के द्वारा 1986 में सेकेंड एनईपी आई। और इसे रिव्यू करने के लिए, अब इस सेकेंड एनईपी को रिव्यू करने के लिए कौन सी कमेटी आई? राम मूर्ति जी की कमेटी थी जो 1992 में आई। और 1992 में ही हमारे देश में एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी आया जो नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के द्वारा था। तब प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव थे। तो अब जो सेकेंड एनईपी थी राजीव गांधी जी जो अब तक चली आ रही थी उसे रिप्लेस करके एनईपी 2020 लाई गई जो हमारे देश की अब थर्ड पॉलिसी बनी है एजुकेशन के लिए। तो अब प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट के द्वारा एनईपी 2020 लॉन्च की गई है। तो अगर आप इन पॉलिसीज के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ना चाहते हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो पोस्ट इंडिपेंडेंस कमीशन की। उसमें मैंने कोठारी कमीशन जो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज आई है उनके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब हम देखते हैं एनईपी 2020 के बारे में। एनईपी 2020 क्या है? ये हमारे देश की
21 सेंचुरी की फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है जो किस पर बिल्ड की गई है। इसके कुछ फाउंडेशनल पिलर्स हैं जो हमारे पास है: एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। एक्सेस कि हर किसी की ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जो हर किसी की पहुंच हो, और इक्विटी सबको बराबर समानता होनी चाहिए, क्वालिटी मिलनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो जे एनईपी 2020 के फाउंडेशनल पिलर्स दिए गए हैं, इन्हें रिमेंबर रखना एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एनईपी 2020 फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है 21st सेंचुरी की, और इसके पिलर्स: एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट हम इसकी कुछ की फीचर्स देखते हैं कि एनईपी 2020 में क्या फीचर्स है एजुकेशन के लिए। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की, कि हमारी जो एजुकेशन है वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर, अंडरस्टैंडिंग पर होनी चाहिए। इसमें रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए, कि रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी पर फोकस होना चाहिए, और टेक्नोलॉजी के साथ साथ वैल्यू एजुकेशन को भी प्रमोट करना चाहिए। वैल्यूज़ को भी प्रमोशन करने की बात की गई है। और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए? लाइट बट टाइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। लाइट की जो हमारी एजुकेशन है वो लाइट होनी चाहिए, इतनी टफ भी नहीं होनी चाहिए, बर्डन वाली भी नहीं होनी चाहिए, बट जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो टाइट होना चाहिए, कि उस पर जो चेकिंग है, जो उस पर रिव्यूज़ है, वो रेगुलेटरी सिस्टम टाइट होना चाहिए। और हमारी एजुकेशन को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाने की बात की गई है। जैसे मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम है, कि अब हम किसी भी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, अगर हम बीच में स्टडी अपनी छोड़ते हैं, अगर बैचलर 4 ईयर की है, तो अगर हम फर्स्ट ईयर पर भी अपनी छोड़ देते हैं पढ़ाई, और बाद में हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो हम उसी सर्टिफिकेट को दिखाकर हम सेकेंड ईयर में ही अपनी एडमिशन करवा सकते हैं। तो ये मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम जब अलाउ किया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट, मल्टीलिंग्विज्म। इसमें मल्टीलिंग्विज्म की बात की गई है कि हमारी एजुकेशन जो मल्टीलिंगुअल होनी चाहिए, सभी भाषाओं में होनी चाहिए। ये कुछ सो की फीचर्स दी गई हैं, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एनईपी 2020 को लेकर फैक्चुअल क्वेश्चन जो अब बहुत पूछे जाने लगे हैं, उन्हें देखते हैं। तो इसने सबसे पहले बात की है 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, GER। किसके लिए? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, की कितनी एनरोलमेंट होनी चाहिए, कितनी रेशियो होनी चाहिए? 50%। इसमें हायर एजुकेशन में हमें 50% GER चाहिए। टारगेट कितना है? 2035, 2035 तक हमें 50% एनरोलमेंट चाहिए हायर एजुकेशन में। और 2018 तक कितना था? 26.3%। इतना टारगेट था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 2018 तक कितना GR हमें चाहिए था? 26.3% चाहिए था। सो नेक्स्ट, स्कूल एजुकेशन में कितना GER अटेन करना है 2030 तक? 100%। स्कूल एजुकेशन में हमें 100% GR चाहिए, और हायर एजुकेशन में 50% GER चाहिए। तो इसके टारगेट है 2035 और इसका 2030। नेक्स्ट, वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन में 50% एक्सपोजर चाहिए 2025 तक। सो इसका टारगेट 2025 रखा गया है। अब पीपल टीचर रेशियो, कितना पीपल टीचर रेशियो चाहिए? तो 30 स्टूडेंट होने चाहिए क्लास में, और उसमें एक टीचर होना चाहिए, कि 30 स्टूडेंट्स पर 1 टीचर क्लास में होना चाहिए। जो पीपल टीचर रेशियो दी गई है हमारी एनईपी 2020 में। नेक्स्ट क्या है टारगेट? कि ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, HEI, ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस मेड मल्टी डिसिप्लिनरी, कि जितनी भी हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें हमें मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना है। कब तक बनाना है? 2040 तक। और एटलीस्ट वन को, एक को तो हमें बनाना ही है 2030 तक। सभी को हमें 2040 तक बनाना है, और एक को 2030 तक ये टारगेट रखा गया है। तो एक तो एटलीस्ट बननी ही चाहिए मल्टी डिसिप्लिनरी 2030 तक। नेक्स्ट है
gradually phasing out the 20th century affiliated college system over 15 years by 2035। इसमें क्या कहा गया है कि ये 20th सेंचुरी का कॉलेज सिस्टम चला रहा है कि कॉलेजेस को एफिलिएट करवाते हैं, ऐसे उसे हमें ग्रेजुअली फेसिंग आउट करना है, कि उसे हमें खत्म करना है। टारगेट रखा गया है 15 इयर्स तक का, कि 2035 तक हमें कॉलेज के एफिलिएशन सिस्टम को फेसिंग आउट करना है, ख़त्म करना है। और उसे कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, उन्हें कॉलेजेस को ऑटोनॉमस बनाना है, या डिग्री ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशंस की कॉलेजेस अपनी खुद की डिग्री प्रोवाइड कर सके, या फिर किसी मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी जो क्लस्टर्स है उन्हीं का ही पार्ट बन जाए। जहाँ तो कॉलेजेस को ऑटोनॉमस बनाना है कि वो डिग्री प्रोवाइड कर सके, या फिर वो किसी मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी का ही पार्ट बन जाए, उसी का हिस्सा बन जाए। नेक्स्ट है टीचर्स के बारे में कहा गया है कि उन्हें 50 आवर्स सीपीडी। अब ये सीपीडी क्या है, ये एक ट्रेनिंग सिस्टम है। इसकी फुल फॉर्म है कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। एनुअली हर ईयर हमें 50 आवर्स की टीचर्स को सीपीडी प्रोवाइड करनी है, कि उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। और एफएलएन, एफएल क्या है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जो ग्रेड 3 तक होनी चाहिए। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, नंबर्स और लिटरेसी, लिटरेसी स्टडी, इनकी उन्हें ज्ञान होना चाहिए ग्रेड 3 तक सभी को। तो 2026 और 27 इसकी डेडलाइन रखी गई है। नेक्स्ट, जो करिकुलम फ्रेमवर्क है जो डिज़ाइन किया गया है एनसीईआरटी के द्वारा। करिकुलम फ्रेमवर्क किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है, एनसीईआरटी के द्वारा। और ये पॉलिसी किसके साथ अलाइन है, ये पॉलिसी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एजेंडा है 2030 उसके साथ अलाइन है। तो ये कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे लाइन में मैंने डिटेल में लिखे हुए हैं, इन्हें एक दो बार रिवाइज करिएगा और याद रखिएगा। नेक्स्ट, एनईपी में सबसे बड़ी बात, इम्पोर्टेंट बात जो कही गई है कि हमें एक हायर एजुकेशन के लिए बॉडी बनानी है जो है HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये कैसे सेटअप इसका होगा, ये एक अम्ब्रेला बॉडी टाइप होगी एंटायर हायर एजुकेशन के लिए, जो सिंगल ओवरआर्चिंग अम्ब्रेला बॉडी होगी फॉर द एंटायर हायर एजुकेशन। इसमें क्या एक्सक्लूड है, मेडिकल और लीगल एजुकेशन। इसमें मेडिकल और लीगल एजुकेशन की बात नहीं की गई है, इसे एक्सक्लूड रखा गया है। बाकी जो एजुकेशन है उसके लिए एक ही बॉडी हायर होगी, वो होगी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। जो किसे रिप्लेस करके बनाई जाएगी, JAICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, NCTE जो टीचर एजुकेशन के लिए है, और यूजीसी यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंस, इन सबको रिप्लेस करके एक ही बॉडी बनाई जाएगी जिसे HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। और इसमें मेडिकल और लीगल एजुकेशन जो एक्सक्लूड रखी गई है। इसके वर्टिकल्स कितने हैं इस बॉडी के, इस बॉडी के 4 वर्टिकल्स हैं। पहला वर्टिकल है NHERC, ये क्या है, ये रेगुलेटरी काउंसिल है, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। तो ये रेगुलेटरी सिस्टम के लिए जो रेगुलेट करेगा। नेक्स्ट है NAC, नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल, जे कॉलेजेस को यूनिवर्सिटीज़ को जो एक्रीडेशन दिया जाएगा उसके लिए ये नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल है। नेक्स्ट है HEGC, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, जो ग्रांट्स प्रोवाइड की जाएगी वो इस वर्टिकल के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, HEGC के द्वारा। और नेक्स्ट है GEC, जनरल एजुकेशन काउंसिल, तो ये जनरल एजुकेशन के लिए काउंसिल है। सो हमारी हायर एजुकेशन की बॉडी के लिए है HECI, और इसके ये 4 वर्टिकल है, और इसमें से मेडिकल और लीगल एजुकेशन को एक्सक्लूड रखा गया है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि NEP 2020 में और क्या रिकमेंडेशंस दी गई है फॉलो करने के लिए, क्या इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं। जैसे हमने इसकी की फीचर्स देखी, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे, तो अब हम इसकी रिकमेंडेशंस को एक ब्रीफ वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक एजुकेशन का फ्रेमवर्क दिया गया है 5+3+3+4। ये क्या है, जैसे पहले
कोठारी कमीशन या फिर सैजन रिपोर्ट जो भी थी उनका फ्रेमवर्क था 10+2+3। 10 ईयर की जो 1 to 10 क्लासेस की और 2 ईयर की हायर सेकेंडरी एजुकेशन और 3 ईयर की बैचलर थी। अब उसे रिप्लेस करके NEP 2020 एजुकेशन का न्यू फ्रेमवर्क लाइए 5+3+3+4। इसमें 5 ईयर्स की फाउंडेशनल स्टेज है। कैसे फाउंडेशनल स्टेज इसमें क्या होगा, इसमें है 3 ईयर्स की प्राइमरी एजुकेशन और प्लस ग्रेड 1 2 क्लास 1 और क्लास 2 है और प्लस 3 ईयर्स प्राइमरी एजुकेशन है और 3 ईयर प्रेपरेटरी स्टेज। इसमें ग्रेड दिए गए हैं 3 4 5, थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास। 3 ईयर मिडिल स्टेज, मिडिल एजुकेशन 6 7 8 ग्रेड और 4 ईयर की हायर सेकेंडरी एजुकेशन जिसमें 4 ग्रेड दिए गए हैं 9 10 11 12। सो ये है एजुकेशन का फ्रेमवर्क 5+3+3+4। ये किसे रिप्लेस करके आया है, ये 10+2+3 को रिप्लेस करके लाया गया है। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम्स टू बी ब्रोकन इनटू टू, वन मेन एग्जामिनेशन एंड वन फॉर इम्प्रूवमेंट। ये क्या है कि जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं ईयर में एक बार, उसे ब्रोक करके उसे तोड़कर दो में डिवाइड किया जाएगा। एक मेन एग्जामिनेशन होगी और एक उसके बाद इम्प्रूवमेंट के लिए एग्जामिनेशन होगी। नेक्स्ट है प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म, जैसे हम पढ़ ही चुके हैं। इसमें क्या है कि ग्रेड 5 तक, हो सके तो 8 तक, हमें किस लैंग्वेज में अपनी एजुकेशन रखनी है, मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में। रीजनल लैंग्वेज में कि जो भी जिस क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा है उसी में ही हमें जो ग्रेड 5 तक है और हो सके तो 8 तक भी उसी लैंग्वेज में एजुकेशन दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है हमें सोशली और इकोनॉमिकली जो डिसएडवांस्ड ग्रुप हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देना है। इसके लिए कि सबको इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन मिले। तो इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांस्ड ग्रुप पर स्पेशल एफेसिस दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब टीचर्स का रिक्रूटमेंट की बात की गई। टीचर्स का रिक्रूटमेंट कैसे होगा, मेरिट बेस्ड परफॉर्मेंस पर होगा कि मेरिट के बेस पर ही टीचर्स की रिक्रूटमेंट की जाएगी। नेक्स्ट है कि जो हमारी वोकेशनल एजुकेशन है उसकी मेन स्ट्रीम एजुकेशन के साथ ही क्लास 6 से ही शुरू की जाएगी कि वोकेशनल एजुकेशन को मेन स्ट्रीम किया जाएगा, 6 क्लास से ही प्रोवाइड की जानी चाहिए। नेक्स्ट है एक न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर सेटअप करने की बात की गई है जो है परख। परख की फुल फॉर्म क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। सो कई बार फुल फॉर्म्स भी पूछ ली जाती है। तो ये परख है हमारा एक न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर, इसकी फुल फॉर्म परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट दी गई है। नेक्स्ट है कि हमें एक स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी बनानी है कि स्टेट के जो स्कूल है उसके स्टैंडर्ड्स मेंटेन रखने के लिए, सेट करने के लिए एक अथॉरिटी बनानी है। और नेक्स्ट हमें एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में अगर हमें एडमिशन लेनी है तो उसके लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाया जाना चाहिए। सो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात की गई है। और एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन सेटिंग अप, नेशनल NRF बनाना है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने की बात की गई है। लाइट बट टाइट रेगुलेशन, जैसे कि हम बात कर ही चुके हैं कि लाइट बट टाइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना है। अब क्या है कि नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, ये एक बॉडी हमें क्रिएट करनी है, एक ऑटोनॉमस बॉडी क्रिएट करनी है, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, टेक्नोलॉजी के लिए। और नेक्स्ट है पंडित मदन मोहन मालविया नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग 2014। ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है टू एड्रेस इश्यूज रिलेटेड टू टीचर ट्रेनिंग। टीचर ट्रेनिंग के जितने भी इश्यूज हैं उनके लिए ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है 2014 से ही। पंडित मदन मोहन मालविया नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग, इसे प्रमोट NEP के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। NEP 2020 में किसकी बात की गई है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की गई है।
अब हम देखते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या-क्या इनिशिएटिव्स की गई हैं, कि एनईपी में जो भी बातें कही गई हैं उन्हें फॉलो करने के लिए कौन-कौन से इम्प्लीमेंटेशंस की गई है, कौन-कौन से उन्होंने फ्रेमवर्क तैयार किए हैं। तो सबसे पहले तो एबीसी अकाउंट, जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एनईपी के इम्प्ली जो बातें उनके एजुकेशन की बेहतरी के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट लाया गया है। निपुण भारत, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। निपुण भारत टू एनहेंस फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जो एफएलएन की बात की थी, एफएलएन, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, उसे एनहेंस करने के लिए निपुण भारत, निपुण क्या है, नेशनल इनिशिएटिव लिया गया है फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये टारगेट रखा गया है 2025 टू 28, जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात कही गई है एनईपी में, उसे एनहेंस करने के लिए निपुण भारत एक नेशनल इनिशिएटिव लिया गया है। नेक्स्ट है विद्या प्रवेश। विद्या प्रवेश क्या है, ये एक प्ले बेस्ड स्कूल प्रेपरेशन मॉड्यूल है जो ग्रेड 1 के चिल्ड्रन के लिए है। विद्या प्रवेश लाया गया है। नेक्स्ट है सफल। अब सफल क्या है, स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट है फॉर एनालाइजिंग लर्निंग लेवल्स, लर्निंग लेवल्स को एनालाइज करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट लाई गई है। ये किसके द्वारा किसके लिए इंट्रोड्यूस की गई है, ये इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू असेसमेंट पैटर्न इन सीबीएसई स्कूल्स, जो सीबीएसई स्कूल्स है उनमें एक नया असेसमेंट पैटर्न इंट्रोड्यूस करने के लिए सफल लाया गया है, स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग लेवल्स। नेक्स्ट है निष्ठा ECCE, ये क्या है, ट्रेन्स अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ECCE क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, टीचर्स फॉर आंगनवाड़ीज फोकसिंग ऑन अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, अर्ली चाइल्डहुड की डेवलपमेंट के लिए आंगनवाड़ी के टीचर्स के लिए एक निष्ठा प्लेटफॉर्म लाया गया है। नेक्स्ट है नीट, नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के लिए ऑटोनॉमस बॉडी क्रिएट करने के लिए नीट, नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है मेरू। मेरू क्या है, मेरू आर प्रपोज टू सेट द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स इन मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च एमिंग फॉर ग्लोबल क्वालिटी। ग्लोबल क्वालिटी के एम के लिए हमें अपनी यूनिवर्सिटीज को एजुकेशन को कैसे बनाना है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च, उन्हें मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना है, एजुकेशन और रिसर्च को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना है। तो इसके लिए प्रपोज किया गया है कि हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स हमें सेट करने की, ग्लोबल क्वालिटी को एम किया जा सके एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट जो फ्रेमवर्क क्या है, क्योंकि प्लेटफॉर्म लाया गया है वो है सार्थक। सार्थक की फुल फॉर्म क्या है, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, कि क्वालिटी एजुकेशन के थ्रू हमें होलिस्टिक एडवांसमेंट करनी है स्टूडेंट्स और टीचर्स की। ये लॉन्च किया गया था एनईपी 2020 के गोल्स को परस्यू करने के लिए। और ये क्या प्रोवाइड करता है, ये एक ऑल अराउंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल दोनों पर है। सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल पर स्टूडेंट्स को ऑल अराउंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करने के लिए सार्थक को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास सामर्थ ERP। सामर्थ ERP क्या है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग अंडर द NMEICT, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT जो है उसके अंडर सामर्थ्य एक एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है। ये एक ओपन सोर्स है और सिक्योर एवोल्यूशनरी प्रोसेस है यूनिवर्सिटीज के ऑटोमेशन इंजन के लिए। The platform has been implemented at the National Institute of Technology, कुरुक्षेत्र। ये कहाँ पर इम्प्लीमेंट भी किया जा चुका है, कुरुक्षेत्र की जो नेशनल इंस्टीट्यूट है टेक्नोलॉजी की, वहाँ पर ये प्लेटफॉर्म समर्थ ये इम्प्लीमेंट किया गया है। नेक्स्ट है PM ई विद्या।
ये क्या है? फैसिलिटेट मल्टी मोड एक्सेस टू डिजिटल ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग कंटेंट्स, सेटअप ऑफ रिमोट लर्निंग प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग इंटरनेट, रेडियो, पॉडकास्ट एंड टीवी। ई विद्या एक प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग कंटेंट प्रोवाइड करता है, जैसे मल्टी मोड एक्सेस से। इसके लिए रिमोट लर्निंग करवाने के लिए इसे हम रेडियो से, इंटरनेट से, पॉडकास्ट या टीवी से एक्सेस कर सकते हैं। इसके 200 डीटीएच चैनल है, डायरेक्ट टू होम। तो इसके 200 डीटीएच चैनल है पीएम ई विद्या की। तो ये थे कुछ इम्प्लीमेंटेशंस की एनईपी के जो गोल है उन्हें अचीव करने के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स या कौन कौन सी पॉलिसीज लॉन्च की गई है, कौन से फ्रेमवर्क बनाए गए हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनकी फुल फॉर्म्स ये सब अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जितने भी लिखे गए हैं, निपुण भारत हो चाहे विद्या प्रवेश निष्ठा मेरू, आप इन्हें एग्जाम में अक्सर अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो तो आपने डेफिनेटली इन्हें देखा होगा पीवाईक्यू के क्वेश्चंस में। एनईपी 2020 एक ऐसा टॉपिक है जो हमारी यूजीसी नेट के एग्जाम में एवरी ईयर हर साल ही पूछा जाता है, और इसमें से डेफिनेटली आप 2 to 3 क्वेश्चन एवरी एग्जाम में देखोगे ही। अगर मैं बात करूं दिसंबर 2025 एग्जाम की, तो उसमें भी चाहे किसी भी सेट का एग्जाम हो, किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम हो, जो पेपर 1 था उसमें 2 क्वेश्चन तो हर किसी के एग्जाम में एनईपी से आए थे। तो एनईपी 2020 के इस टॉपिक को आप ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो से समझिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। एग्जाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे हमने एनईपी के यहाँ पर की फीचर्स, उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, उसकी हिस्ट्री, और क्या क्या पॉलिसीज, क्या क्या रिकमेंडेशंस और इम्प्लीमेंटेशंस के लिए क्या क्या फ्रेमवर्क लॉन्च किए गए, ये सब जानने की कोशिश की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए आपको यूज़फुल लगी हो जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।